तो बच्चों हम लोग 9.6 में ही चल रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है 9.6.5, जिसका नाम आपको देखने में लग रहा है कि कुछ अजीब है, तो कि हाँ ये पॉइजन्स रेशियो है। क्या नाम है? पॉइजन्स रेशियो। अच्छा ये क्यों है, ये रेशियो क्या है? जिसने ढूंढा उसका नाम तो है, बट ये रेशियो है क्या? जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा उसका नाम है भाई पॉइजन्स, भाई पॉइजन नाम है उसका, चलो ठीक है। तो पॉइजन्स रेशियो क्या है ये समझता है। ये देखो आपने ये देखा हुआ है कि भाई एक बॉडी है, एक बॉडी है, उस पर दोनों साइड फोर्स लगा रहे हैं, दोनों साइड फोर्स लगा रहे हैं लोग, दोनों साइड। अब फोर्स लगाने से क्या होता है कि इसकी जो लेंथ थी L, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो इसका डायमीटर भी होगा कुछ, सपोज करो D। अब एक्सपांशन होगा यानी एलोंगेशन हुआ, लेंथ बढ़ी, लेंथ बढ़ेगी तो मान लो यहां तक आ गई। आप एक और बात नोट करिए कि लेंथ बढ़ी तो बढ़िया है, चलो ठीक है, अच्छी बात है सर, आपने सिखाया लेंथ बढ़ गई, L डैश हो गई L प्लस डेल्टा L, चलो ठीक। पर क्या डायमीटर घट गया? डायमीटर हो गया D माइनस डेल्टा D। यस और नो? समझ में आया? अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ेगी तो उसका डायमीटर डिक्रीज होगा, अगर लेंथ घटेगी तो उसका डायमीटर इंक्रीज होगा। तो जो लेंथ को परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, लेंथ से परपेंडिकुलर जो डायरेक्शंस हैं, वो जो डायरेक्शंस हैं बच्चों, उन डायरेक्शंस को बोला जाता है लेटरल। लेटरल डायमेंशन, और डायरेक्शन जो है तो उसमें जो डायमेंशन है यानी लेटरल डायमेंशन, यानी लेंथ के परपेंडिकुलर कौन है तो क्या डायमीटर, तो उसको बोला जाएगा लेटरल डायमेंशन। लेटरल डायमेंशन क्योंकि वो लेंथ को परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? हाँ कि ना? यस और नो? लेंथ से परपेंडिकुलर जो डायमेंशन होगा उसको हम लेटरल डायमेंशन बोलेंगे, और इस लेटरल डायमेंशन में चेंज होता है, इसलिए इसकी जो स्ट्रेन बनती है उस स्ट्रेन को बोला गया है लेटरल स्ट्रेन। इसको हम एप्सिलॉन डैश से डिनोट करेंगे और पॉइजन्स रेशियो को हम म्यू से डिनोट करेंगे। अच्छा क्या समझ में आई मेरी बात बच्चों? क्लियर ना? लेंथ है, अगर आपने लेंथ में इंक्रीज किया तो डायमीटर डिक्रीज होगा, अगर लेंथ डिक्रीज की तो डायमीटर इंक्रीज होगा। ये तो आपको फील हो सकता है ना, सोच सकते हो। तो ये जो लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं या परपेंडिकुलर डायमेंशंस हैं, उनमें चेंज होना, उसको क्या बोला जाएगा? लेटरल स्ट्रेन। क्या बोला जाएगा बच्चों? लेटरल स्ट्रेन। चलो तो लेटरल स्ट्रेन क्या बोली जाएगी? उसका इक्वेशन है लेटरल स्ट्रेन का इक्वेशन क्या बनेगा? चेंज इन लेटरल डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल, वही रहेगा, चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन डैश लिखूंगा तो डेल्टा D बाई D लिखना पड़ेगा बच्चों। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? सिंपल है ना कंसेप्ट? डेल्टा D बाई D ही लिखना है, और क्या लिखना है? समझ रहे हो? यस और नो? बिल्कुल क्लियर? दिस इज द इक्वेशन। अच्छा तो पॉइजन्स रेशियो क्या है? तो पॉइजन्स रेशियो है भाई, वो एक रेशियो किसका है? तो भाई लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल
स्ट्रेन लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, दोनों स्ट्रेन का जो रेशियो उसको पॉइजन से रेशियो बोला जाता है, यानी म्यू लिखा जाएगा, म्यू लिखा जाएगा एप्सिलॉन डैश अपॉन एप्सिलॉन। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? यस, बिल्कुल सिंपल है ना, समझ में आ रहा है। एप्सिलॉन डैश अपॉन एप्सिलॉन लिखा जाएगा। अच्छा, एप्सिलॉन डैश की वैल्यू क्या है भाई? क्योंकि डेल्टा डी बाई डी अपॉन इसकी डेल्टा एल बाई एल, एक म्यू आ गया है, तो यहाँ पे आके माइनस रखना है। अब माइनस क्यों रखा है, ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई दोनों डायमेंशन में से कोई एक डायमेंशन चेंज होगा, दोनों चेंज होंगे, तो क्या हाँ सर दोनों चेंज होंगे, एक बढ़ेगा एक घटेगा, यानी अगर एक में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में डिक्रीज हो रहा है। मान लो लेंथ बढ़ा रहा है, ये पॉजिटिव आएगा, पर ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मान लो लेंथ घटा रहे हो तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, इसलिए ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आती है, हमें रखनी है। समझ में आ रहा है? एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा, और वो जो नेगेटिव पॉजिटिव है उसको प्लस करने के लिए पॉइजन रेशियो को प्लस बनाना है, क्योंकि एक तो माइनस आएगा, एक तो डिक्रीज होगा, दोनों एक साथ हो नहीं सकते। तो एक डिक्रीज होगा तो ये टर्म यहाँ पे नेगेटिव आएगी, और उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग यानी इसका मतलब माइनस क्या इंडिकेट करता है कि एक बढ़ती है तो एक घटती है, एक इंक्रीज होती है दूसरी डिक्रीज होती है। क्या बच्चों समझ में आया? आके ना, ये है पॉइजन से रेशियो, बिल्कुल सिंपल, एकदम इजी। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। चलो डन। अच्छा, अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं पॉइजन रेशियो का। एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों। देख, अगर हम एक बार की बात करें, इस तरह से हम बात करें बार की, ये उसकी लेंथ है, ये उसकी ब्रेड्थ है, और ये उसकी हाइट है। बच्चों समझना है, आपको सिर्फ समझना है। तब बताओ लेटरल डायमेंशन कौन से होंगे? एल, बी या एच? कौन है लेटरल? एल तो लॉन्गिट्यूडनल है, तो उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा? लेटरल। तो लेटरल कौन कौन है? बी और एच। यहाँ पे दो लेटरल है, तो देखो कैसे लिखा जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल सिंपल है। ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, पहले मैं लिख रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आप क्या लिखोगे बच्चों? एप्सिलॉन बराबर डेल्टा एल बाई एल। बोला हाँ के ना बच्चों? क्लियर है? दूसरा मैं यहां पे लिख रहा हूं लेटरल स्ट्रेन। तो भाई जो लेटरल स्ट्रेन है जिसमें हमें लिखना है एप्सिलॉन डैश, वो लिखी जाएगी डेल्टा बी बाई बी, और दूसरी भी होगी डेल्टा एच बाई एच। बोलो समझ में आया? हाँ कि ना? क्लियर क्या नहीं? लेटरल स्ट्रेन यानी जो लॉन्गिट्यूडनल जो डायमेंशंस हैं उनके परपेंडिकुलर जो डायमेंशंस होते हैं उनको हम लेटरल डायमेंशंस बोलते हैं। जैसे कि ये डस्टर है, ये लेंथ है मान लो एल, तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन हो गया इसका। तो ये हाइट और ये ब्रेड्थ, ये दोनों लेंथ को परपेंडिकुलर होंगे, तो उनको लेटरल डायमेंशंस बोला जाता है। और वहां पे जो स्ट्रेन्स हम निकाल रहे हैं तो वो लेटरल स्ट्रेन्स हो जाती है, सिंपल। अच्छा, पॉइजन रेशियो क्या लिखा जाएगा? म्यू इज इक्वल टू
अब आप सोचोगे सर क्या लिखे, तो दोनों लिख सकते हो, डेल्टा बी बाई बी अपॉन डेल्टा एल बाई एल, आगे तो माइनस, और म्यू डेल्टा एच बाई एच अपॉन डेल्टा एल बाई एल। ये आपका आंसर बोलो, समझ में आया कि नहीं? लेटरल स्ट्रेन समझ में आई और पॉइजन्स रेशियो समझ में आया। बोलो समझ में आया ना बच्चों? क्लियर ना? अच्छा, अब जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में हमने जब लिखा, अगर सिलेंडर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सिलेंडर की बात करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक सिलेंडर मैंने रखा दिया, ऊपर फिक्स कर दिया, और ये हाइट h है। अब यहाँ पर अगर हम लोग वेट लगा रहे हैं तो इसकी लेंथ बढ़ेगी या हाइट, तक हाइट बढ़ेगी, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएगी डेल्टा h बाई h, और लेटरल में हमें डेल्टा d बाई d, डायमीटर और रेडियस भी आप लिख सकते हो। ये रेडियस, ये डायमीटर और ये लॉन्गिट्यूडिनल। बोलो समझ में आया? क्लियर है ना? यानी लेटरल का मतलब क्या हो रहा है और पॉइजन्स रेशियो क्या होता आ जाएगा ना। पॉइजन्स रेशियो तो इस ये अपॉन ये या ये अपॉन ये कर लो। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल पक्का करना है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है लेटरल स्ट्रेन, और उसमें पॉइजन्स रेशियो क्या है? लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल। व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो? लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल। यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि एक रेशियो है और रेशियो को कभी कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ओके, डन। अच्छा, पॉइजन्स रेशियो के बारे में एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज ऑलवेज लेस देन 0.5। क्या? एक इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो is always less than 0.5। पॉइजन्स रेशियो में ये एक और बात आपको नोट करनी है, the value of Poisson's ratio is always less than 0.5। this is the important note। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि कैसे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर की बात कर रहा हूं जिसकी मान लो लेंथ L है और रेडियस R है। ठीक है, रेडियस R है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाई आर स्क्वायर एच, उसकी जगह पाई आर स्क्वायर एल, उसकी जगह क्या? पाई आर स्क्वायर एल। अच्छा, अब रिलेटिव एरर लिख दीजिए। रिलेटिव एरर यानी स्ट्रेन होता है ना, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था रिलेटिव एरर। अभी वो क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट उसमें नहीं आएगा, 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई। पावर आगे आती है, पावर आगे आती 2 डेल्टा आर बाई आर। समझ में आ रहा है ना? यस। अब लेटरल स्ट्रेन का यूज कर लीजिए और वी कैन यूज पॉइजन्स रेशियो। क्या लिख सकते हैं? म्यू इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। आगे क्या आएगा? माइनस, तो डेल्टा आर बाई आर क्या लिखा जाएगा? माइनस म्यू इंटू डेल्टा एल बाई एल।
इसको इसमें पुट कर दो, इसको इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू क्या हुआ अभी, ओके। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम अब क्या करने वाले हैं, डेल्टा वी बाई वी करने वाले हैं। तो जो यहाँ पे लिखा है तो 2 as it is, what is delta r by r, from the Poisson's ratio we can write minus mu delta l by l plus delta l by तो l हाई, समझ में आया, डेल्टा l by l तो हाई पहले से, अच्छा अभी इसमें से कॉमन निकलेगा डेल्टा v by v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैंने डेल्टा l by l को बाहर निकाला और यहाँ पे ये मैंने पहले लिखा 1 फिर माइनस 2 म्यू, सही है, यहाँ पे 1 हो गया वो मैंने पहले लिखा, यहाँ पे माइनस 2 म्यू बचा वो मैंने बाद में लिखा, डेल्टा l by l तो कॉमन आ गया, समझ में आ रहा है, यस यस। तो इसको क्या मैं एप्सिलॉन v लिख देता हूँ, इसको मैं एप्सिलॉन l लिख देता हूँ, ये 1 माइनस 2 ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब हमारा जो नोट है वो क्या है, देखो the value of Poisson's ratio is always less than 0.5. How? तो इस इक्वेशन से बच्चों here epsilon v is always positive, okay? Volumetric strain is always positive. अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो तो कोई एक डायमेंशन तो बढ़ रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ओके वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होने के लिए ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। आखिर अगर एप्सिलॉन v पॉजिटिव है इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव होने ही चाहिए, अब ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए इसका मतलब ये तो ठीक है पर 1 माइनस 2 म्यू भी पॉजिटिव थी, हमें तो म्यू से काम है ना, हमें किससे काम है भाई, म्यू से काम है। Poisson's ratio is always less than 0.5, Poisson रेशियो से बात कर लिए, अब इसको उधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, माइनस 2 म्यू इज ग्रेटर देन माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा है नहीं बच्चों, इसको उधर ले जाओ, 1 इज ग्रेटर देन 2 म्यू, ये 2 नीचे आ गया, 1/2 इज ग्रेटर देन म्यू, यानी कि बच्चों म्यू इज ऑलवेज लेस देन 1/2। आगे म्यू की वैल्यू हमेशा 0.5 यानी 1/2 से कम होती है, जो हमने प्रूव किया। हालांकि वो प्रैक्टिकली कितनी होती, प्रैक्टिकली कितनी होती वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रैक्टिकली जो म्यू की वैल्यू है वो 0 और 0.5 के बीच होती है और थियोरेटिकली ये -1 तक भी ली जा सकती है फॉर सम कैलकुलेशंस। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकली ऑलवेज म्यू इज बिटवीन 0 and 0.5 बट for theoretical purpose we can use -1 to 0.5, this is the concept, okay simple, you have to remember the values। बाकी ये आपने समझा पूरा, हाँ ना, Poisson's ratio, the value of Poisson's ratio is always less than 0.5। मैंने सिलेंडर का एग्जांपल लेके आपको प्रूव करके बताया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फटाफट बच्चा। तो बच्चों हो गया यस, तो यहाँ पे मैंने आपको Poisson's रेशियो कंप्लीट करवा दिया। अब 9.6 पॉइंट कौन सा था ये 5, अब आया 6, लास्ट पॉइंट ऑफ Poisson's रेशियो, सॉरी Poisson's रेशियो नहीं 9.6 टॉपिक, इलास्टिक मॉडुली 9.6.6 क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी of a stretched wire at 1 meter. 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 1 meter
तो बच्चों यहाँ पे क्या समझना है कि एक वायर है बच्चों, उसको आप स्ट्रेच करते हो तो जैसे स्प्रिंग में होता है, स्प्रिंग में होता है कि वो खींचने के बाद जो हमने खींच के जो वर्क किया, स्ट्रेच करके जो वर्क किया, वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। उसको हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। बट जैसे ही हमने छोड़ेंगे उसको तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, क्योंकि वो एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, वापस आ जाता है। इसी तरह कोई वायर हम ले, कोई भी वायर, उस वायर को हम थोड़ा सा खींचते, बहुत स्लाइड है, ज़्यादा खींचने के बाद वो तो स्ट्रेच हो जाता है, पर वो स्ट्रेच होता है तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है। आके ना, जैसे रबर में आती है, स्प्रिंग में आती है, वैसे ही वायर में आती है। हालांकि ये हम ज़्यादा हमारी आंखों से देखते हैं तो भी हमें फील नहीं होगा ये, बट रियली में ये होता है। थोड़ा सा अगर स्ट्रेच होता है और आप अपने रिलीज कर दे तो वापस वहां पे चला जाता है ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल। भाई ये वायर है जिसकी लेंथ L है, यंग मॉड्यूलस इसका, मान लीजिए इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों वो A है, और हमने कुछ फोर्स लगाया होगा इस पे, और वो फोर्स लगा के इसकी लेंथ हमें कितनी इंक्रीज करनी है? L। कितनी इंक्रीज करनी है? L बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं? हम फोर्स लगा के इसकी जो लेंथ है वो कितनी इंक्रीज करना चाहते हैं? स्मॉल l। पहले कितनी थी? कैपिटल A। ऐसा मत सोचना सर एरिया डिक्रीज हुआ, हाँ बच्चों होगा, पर छोटा सा चेंज में ज्यादा डिक्रीज नहीं कंसीडर करें। हाँ, तो हमें कितनी लेंथ बढ़ानी है? L, स्मॉल है। ओके, अब हमें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? तो आपको पता है, यंग्स मॉड्यूलस आपको पता है, y FL अपॉन A डेल्टा L। हाँ के ना बच्चों, क्या टोटल हमें लेंथ डेल्टा L स्मॉल l जितनी चेंज करनी है, तो हम यहाँ पे स्मॉल l लिख सकते हैं बच्चों। तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा हमें? YAL अपॉन L। दिस इज द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड। समझ में आया? हाँ क्या ना? अब आप कहोगे सर फोर्स क्यों निकालना? क्योंकि बच्चों हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या? हमें पहले उसको एक्सपांड करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। अब वर्क आया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो मैंने फोर्स निकाल लिया। यंग मॉड्यूलस हमें पहले से पता होगा वायर का, ठीक है, स्टील है या कुछ भी जिसका हमने पहले से मेजर किया। अब देखो फिर ये करना है कि भाई स्मॉल इंक्रीज वर्क डन फॉर स्मॉल इंक्रीज in length, that is dW is equal to FDL। yes और नो बच्चों? हमें एक बात पता होनी चाहिए कि मान लो इस रॉड की लेंथ या वायर की लेंथ L बढ़ रही है, तो यानी एकदम L नहीं बढ़ी, ऐसे आपने खींचा और एनर्जी वो धीरे 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 DL बढ़ती फिर L। तो हमने क्या लिया कि हमने यहाँ पे छोटा सा एक पार्ट लिया जिसकी लेंथ हमने कितनी मानी? DL, और ये DL कर लेंथ इंक्रीज करने के लिए हमें वर्क कितना करना पड़ेगा बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो FDL cos 0 इज 1। समझ में आया? F पैरेलल DL। तो बच्चों dW आप क्या लिखोगे? तो YAL DL अपॉन कैपिटल L, YAL DL अपॉन इंटू DL, YAL अपॉन L इंटू DL, कैपिटल L और ऊपर स्मॉल L। यही मैं आपको X लेके भी समझा देता, बट NCERT फॉलो कर रही है इसलिए हम लोग L रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये X ले लोगे तो यहाँ पे कोई झंझट ही नहीं रहेगा, X dx हो जाए, ले लें। हाँ, NCERT के हिसाब से चलते हैं, DL छोटा चलेगा।
अब टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा? टोटल वर्क डन भाई W बराबर इंटीग्रेशन 0 से L ले जाना है हमें, और छोटे छोटे वर्क करते करते जाना पड़ेगा, छोटे छोटे वर्क। अब छोटे छोटे वर्क को आप इकट्ठा करोगे तो इंटीग्रेशन होगा, पहले तो समेशन होगा अगर बड़े बड़े वर्क होते हैं, पर बहुत छोटा वर्क होगा इसीलिए इंटीग्रेशन होगा। अच्छा, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो L स्मॉल l के रिस्पेक्ट में, तो स्मॉल l से रिलेटेड आप बाहर रख लीजिए, बाकी सब स्मॉल l से रिलेटेड आप इंटीग्रेशन में रख लीजिए 0 से L लिए, बाकी सारा बाहर रह जाएगा कांस्टेंट y/L। ओके, क्योंकि y इज यंग मॉड्यूलस जो मटेरियल का है, a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड कैपिटल L इज द इनिशियल लेंथ, जो सारी कांस्टेंट बात है। जो इनिशियल लेंथ कभी चेंज थोड़ी होगी, जो थी वो तो ही रहेगी ना। ओके, जो थी वो ही पहले थी भाई, पहले इतना था तो वो इतना ही है ना, अब थोड़ी आप पास्ट में जाके चेंज करोगे, नहीं, ये कांस्टेंट। अब y/L, अब L का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका पावर कितना है? 1, एक पावर बढ़ेगा और वही पावर नीचे आएगा। समझ में आया? दिस इज द वर्क डन। समझ में आ गया ना बेटा? L की पावर 1 है, एक का एक पावर बढ़ेगी L²/2, और लिमिट L ही है, इसीलिए लिमिट रखोगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप U लिखो तो वो U क्या हो जाएगा? नेट वर्क YA_L²/2L। क्या बच्चों समझ में आया? हाँ, फिर समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, इस तरह से फॉलो करते जानी है। आइए अब इसको याद कैसे रखा जाए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया इसका फॉर्मेट कर देते हैं। देखो U इज इक्वल टू y एज इट इज। अब मैं नीचे 2L² कर रहा हूं तो ऊपर मुझे एक L मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू L²। देखो L² मैंने किया तो मुझे एक ऊपर L मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये मैंने L² क्यों किया ये भी आपको पता लग जाएगा। चेंज अपॉन ओरिजिनल स्ट्रेन, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये y है, क्या ये वॉल्यूम हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। अरे समझ में आया? ये पूरी लेंथ कितनी है? L, एरिया है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? AL। अच्छा, /2 तो था। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा, उसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। उसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। अच्छा, तो एक और बात कर सकते थे ना इधर हम लोग, इसको /2 को तो रखो, यंग की जगह स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रख दो ना। समझ में आया है ना? यंग की जगह क्या रखा मैंने? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो एक कट, तो हमें क्या मिलेगा? हाफ सिग्मा P एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन यहां पे लिखिए, यहां पे भी। दिस इज द न्यू इक्वेशन। अब इसको कैसे याद रखा जाएगा? देखो ये दोनों एक ही इक्वेशन है, अगर इनकी वैल्यू आप रखते जाओ वापस से तो ये मिल जाएगा। अब आपको कैसे याद रखना ये देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम, तो इसको याद रखिए SSV, हाफ SSV। हाँ, क्या याद रखेंगे? हाफ SSV, स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम। ओके, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, यानी हमने जब स्ट्रेच किया तो वो एनर्जी इतने वॉल्यूम में स्टोर हुई, पर यूनिट वॉल्यूम कितनी थी? क्योंकि हर जगह सेम स्टोर हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डेंसिटी बना दिया गया यहाँ पे, तो U अपॉन वॉल्यूम, यू विल गेट हाफ
स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, इसका यूनिट रहेगा जूल पर मीटर क्यूब, इसका यूनिट क्या रहेगा पोटेंशियल एनर्जी जूल। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, तो अब क्या करना है, तो नीट जी के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना चाहिए और फाइनली आपको ये आंसर याद रखना है। और कैसे याद रखना है? सिंपल, एनर्जी डेंसिटी हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन SS, पर एनर्जी डेंसिटी हटा दो, सिर्फ एनर्जी रखो, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई वॉल्यूम, क्योंकि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो व्हाट इज एनर्जी? तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ SSV, क्या याद रखोगे? हाफ SSV। बोलो समझ में आया? बिल्कुल क्लियर। यानी कि यहाँ पे हमारा 9.6 पूरा कंप्लीट हो गया। आज हमने दो बातें सीखी, पॉइजन्स रेशियो, उसमें लेटरल स्ट्रेन भी देखा, और दूसरी बात थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो बिल्कुल आपको समझ में आ गया। पहले फोर्स, फिर छोटा वर्क, फिर टोटल वर्क, वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। उस फॉर्म को हमने चेंज किया है यूजिंग सम इक्वेशंस, हाफ SSV और फाइनली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका।